A warm welcome to my very beautiful family guys. Thank you very much for joining me today. Friends, हमारी प्यारी हिंदी भाषा जिसमें कि हम अपनी सभी भावनाओं, गुस्सा, प्यार, हर एक इमोशंस को बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने अपनों के साथ हम शेयर करते हैं, बांटते हैं। लेकिन जब इसी सेम एक्सप्रेशंस को, इमोशंस को जब हमें एक्सप्रेस करना होता है अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसे कि हम सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, दूसरों के सामने कॉन्फिडेंटली बोलना चाहते हैं, तब हम वहाँ पर फंबल करने लगते हैं, अटक जाते हैं। तो इसमें देखिए, एक चीज़ जो कॉमन है वो है इमोशंस। हर एक चीज़ का इमोशन कॉमन है, लेकिन हम जब लैंग्वेज चेंज हो जाता है तो वहाँ पर हम इस इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो क्या कमी है, पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं। कमी यहाँ पर ये है कि फ़र्स्ट जब हम हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं तो हम अपने उन सारी वोकैबलरीज से, हिंदी की उन कहावतों से, मुहावरों से, हिंदी के एक्सप्रेशन से, सेंटेंसेस से हम बहुत अच्छे से परिचित होते हैं। लेकिन जब इंग्लिश की लैंग्वेज की बात आती है तो हम उन शब्दों, उन फ्रेजल वर्ब, ईडियम्स, इंग्लिश एक्सप्रेशंस, इंग्लिश वोकैबलरी, ग्रामर से अपरिचित होते हैं, एक्वेंटेड नहीं होते हैं। बस यही सबसे बड़ा हमारा डिफरेंस है। कॉन्फिडेंटली हम इसीलिए बोल नहीं पाते हैं, अपने इमोशंस को आर्टिकुलेट नहीं कर पाते हैं लोगों के सामने। सो फ्रेंड्स, हम इसके ऊपर कैसे मास्टरी करें इस लैंग्वेज के ऊपर? बहुत ही सिंपल तरीका है। एक पैराग्राफ लेना है और उस पैराग्राफ में जितनी भी वोकैबलरी आ रही है, जो भी इंग्लिश एक्सप्रेशंस हैं, ईडियम्स है, फ्रेजल वर्ब है, उसे सीखना है और उसे अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ करना है और उसे कॉन्फिडेंटली बोलने की कोशिश करनी है। जब हम इस तरीके से इंग्लिश लर्निंग जर्नी में इस तरीके से तैयारी करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने, समझने और बोलने की, तो ऑटोमेटिकली आप 6 मंथ में बहुत बड़ा चेंजेस देख पाएंगे और आप नेटिव स्पीकर की तरह बोलने की आपकी लैंग्वेज में सुधार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए इस सेशन में आपको मैं यही समझाने वाली हूँ और यही सिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें कि किस तरीके से हम इन सारी वोकैबलरी, फ्रेजल वर्ब, ईडियम, एक्सप्रेशन को सीख सकते हैं और अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो एक मोटिवेशनल स्टोरी है, आप उसे पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स डाइव इनटू द सेशन। सो फ्रेंड्स, स्टोरी का टाइटल है एजुकेशन डज नॉट मीन गुड जजमेंट। यानी कि यदि आपके पास में किताबी ज्ञान है, स्कूली शिक्षा है, आपके पास में बहुत सारी ट्रॉफियाँ हैं और आपके पास में बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं, आपने बहुत सारे कोर्सेज कर रखे हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोई भी डिसीज़न लेंगे वो हमेशा सही होगा, आपका गुड डिसीज़न होगा। आपके जजमेंट करने की क्षमता हमेशा सही होगी। जजमेंट करना एक डिफरेंट चीज़ है, किसी भी चीज़ का निर्णय लेना एक डिफरेंट चीज़ है, और एक एजुकेशन, जो फॉर्मल एजुकेशन होता है, स्कूली शिक्षा, वो एक अलग चीज़ है। इसी से रिलेटेड ये स्टोरी है। तो एजुकेशन मतलब फॉर्मल एजुकेशन, जो कि हमारी पढ़ने लिखने, स्कूली ज्ञान से संबंधित है, और गुड जजमेंट मतलब होता है जो कि आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आपका एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज इन अ रियल सिचुएशन और आपका क्रिटिकल थिंकिंग, इससे रिलेटेड है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। There is a story about a man who sold hot dogs by the roadside. ये कहानी एक ऐसे हॉट डॉग सेलर की है जो सड़क के किनारे में हॉट डॉग बेचा करता था। He was illiterate मतलब होता है वो अनपढ़ व्यक्ति था, मतलब अनेबल टू रीड और राइट, जो पढ़ लिख नहीं सकता हो, अनपढ़, तो उसे कहते हैं इलिटरेट। तो ही वॉज इलिटरेट, वो अनपढ़ व्यक्ति था। सो ही नेवर रीड न्यूज़पेपर्स, उसने कभी भी अखबार नहीं पढ़ा था, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था। ही वॉज हार्ड ऑफ हियरिंग, उसे सुनने में भी दिक्कत होती थी। सो ही नेवर लिसन टू द रेडियो, उसने कभी रेडियो भी नहीं सुना था। हीज आइज़ वर वीक, उसकी आंखें बहुत कमज़ोर थी। सो ही नेवर वॉच्ड टेलीविज़न, उसने कभी टीवी भी नहीं देखा था।
बट एंथुजियास्टिकली ही सोल्ड लॉट्स ऑफ हॉट डॉग्स। एंथुजियास्टिकली मतलब होता है जोशपूर्वक, ज़ील को कहते हैं हम एंथुजियाज़म या एंथुसियास्टिकली। तो उसने उत्साहपूर्वक, जोश से उसने एक दुकान खोली, वो जो कि हॉट डॉग की दुकान थी। उसने बहुत सारे हॉट डॉग्स वहाँ पर सेल किए, बेचे। तो देखिए सेल, सोल्ड, तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है सेल की, जिसका मतलब होता है बेचना। तो और सोल्ड मतलब बेचा, तो ये पास्ट की का एक्शन है, इसीलिए सेल का सोल्ड हो गया है। तो उसने बहुत सारे हॉट डॉग्स बेचे। हीज सेल्स एंड प्रॉफिट वेंट अप। उसकी बिक्री और मुनाफा यानी कि लाभ लगातार बढ़ने लगा। अब देखिए वेंट अप जो है ये गो अप का सेकंड फॉर्म है और ये एक फ्रेजल वर्ब है वेंट अप, जिसका मीनिंग होता है हायर पोजीशन, हायर लेवल, अपराइज, मूव अप, कम अप और मूव अपवर्ड, लिफ्ट मतलब किसी भी चीज़ का अचानक बढ़ना तेज़ी गति से। जैसे कि हम इसको अपने डे टू डे लाइफ में किस तरीके से यूज़ करेंगे, ट्रेन्स फेयर्स आर गोइंग अप अगेन, मतलब कि जो ट्रेन के जो टिकट्स के दाम हैं, उनके टिकट्स के फेयर्स हैं वो अचानक फिर से बढ़ गए हैं। या फिर द एरिया हैज़ रिसेंटली बिकम वेरी फैशनेबल एंड हाउस प्राइसेस आर गोइंग अप। जो अभी जो एरिया है वो बहुत ही फैशनेबल यानी कि एडवांस्ड हो गया है, बहुत ही ज़्यादा मार्केटिंग उसकी ज़्यादा हो गई है, वो एरिया की वैल्यू बढ़ गई है। तो उसके आसपास जो भी हाउसेस हैं, घर हैं, उनके प्राइजेस, उनके रेंट ज़्यादा के ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो द एरिया हैज़ रिसेंटली बिकम वेरी फैशनेबल एंड हाउस रेंट प्राइसेस आर गोइंग अप। तो इस तरीके से आप वेंट अप यानी कि गो अप को आप अपनी डे टू डे लाइफ में स्पीकिंग इंग्लिश में इस फ्रेजल वर्ब को यूज़ करें। तो हिज सेल्स एंड प्रॉफिट वेंट अप, ही ऑर्डर्ड मोर मीट एंड गॉट हिमसेल्फ अ बिगर एंड बेटर स्टॉप। उसने फिर ज़्यादा से ज़्यादा मीट ऑर्डर किया और उसने अपने लिए एक बड़ा स्टोव भी खरीदा। As his business were growing, his son, who had recently graduated from college, joined his father. जैसे उसका बिज़नेस जो है बढ़ने लगा, ग्रोइंग करने लगा, उसका जो एक बेटा था जिसने अभी रिसेंटली ही हाल ही में उसने अभी ग्रेजुएट हुआ था, उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था कॉलेज से, उसने अपने पिता के व्यापार में उसको ज्वाइन किया, उनका हाथ बढ़ाने की सोची। देन समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड। स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब, अनयूजुअल और पिकुलर, ये सारे इसके सिनोनिम्स है। तो पिकुलर मतलब ये होता है अजीब, स्ट्रेंज। तो कुछ ऐसा अजीब घटना हुई। द सन आस्क्ड, उनके बेटे ने उससे पूछा, डैड आरंट यू अवेयर ऑफ द ग्रेट रिसेशन, क्या तुम्हें दुनिया में जो आर्थिक मंदी चल रही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रहा है, उसके बारे में क्या तुम्हें पता नहीं है? दैट इज़ कमिंग ऑन आर वे, वो हमारे रास्ते में आ रहा है, हमारे बिजनेस के रास्ते में। द फादर रिप्लाइड, नो बट टेल मी अबाउट इट। उसके पिता ने कहा, नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इसके बारे में बताओ कि क्या रिसेशन चल रहा है और ये क्या चीज़ होती है, कौन सी मंदी है, ये कौन सी आर्थिक मंदी है, मुझे इसके बारे में बता। द सन सेड द इंटरनेशनल सिचुएशन इज़ टेरेबल। बेटे ने कहा कि जो विश्व की जो अवस्था है वो बहुत ही भयावह है। अब फ्रेंड्स देखिए, टेरेबल वर्ड को आप इस वोकैबुलरी को कितनी खूबसूरत से अपनी डे टू डे स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो टेरेबल मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड और सीरियस कंडीशन, ड्रीडफुल, और इसका बहुत ही सुंदर सिनोनिम है जो कि एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकता है, ऑफुल। ऑफुल मतलब ये होता है टेरेबल या भयावह, अपेलिंग, वेरी अनप्लीजेंट, लो क्वालिटी, बैड, ये सारे टेरेबल के, भयावह के जो है सिनोनिम्स है। अब देखिए इसे अपनी डे टू डे लाइफ में स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज़ करेंगे। जैसे आप सेंटेंस बना सकते हैं, द वेदर वॉज टेरेबल, मतलब जो मौसम था वो बहुत ही अनप्लेजेंट कंडीशन पे था, बहुत ही ख़राब था। द मूवी वॉज टेरेबल, मतलब मूवी बहुत ही लो क्वालिटी की थी। या द आई हैव अ टेरेबल हेडेक, मुझे बहुत ही पेनफुल और सेंसेशन वाला हेडेक हो रहा है, बहुत ही गंदा वाला पेनफुल दर्दनाक हेडेक हो रहा है, सर दर्द कर रहा है। या फिर द न्यूज़ वॉज टेरेबल, न्यूज़ बहुत ही सीरियस न्यूज़ है, नाखुश करने वाली अनप्लेजेंट न्यूज़ है। दैट्स अ टेरेबल थिंग टू से, मतलब मुझे बहुत ही जो भी मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही भयावह है और मुझे हर्टफुल है, ये मतलब इस स्टेटमेंट को कहने में मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये बहुत ही हर्टफुल है। तो इस तरीके से आप टेरेबल वोकैबुलरी को अपनी डे टू डे लाइफ में इस तरीके से छोटे छोटे नॉर्मल सेंटेंस बनाकर यूज़ कर सकते हैं। तो आज से ही इस टेरेबल वोकैबुलरी को यूज़ करके अपनी स्पोकन इंग्लिश को बिल्ड करें।
अब आगे बढ़ते हैं। द डोमेस्टिक सिचुएशन इज़ इवन वर्स। वर्स मतलब भी होता है ख़राब। तो जैसे कि हम सेंटेंस बना सकते हैं, इफ़ द वेदर गेट्स वर्स वी शैल हैव टू स्टे हियर। यदि मौसम ख़राब रहेगा तो हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा। यू विल मेक इट वर्स इफ़ यू रब इट। यदि तुम इसे मसल दोगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से वर्स वोकेबलरी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू, तो घर की जो हालत है वो भी ख़राब हो जाएगी, और इंटरनेशनल सिचुएशन तो ख़राब है ही सही। उसके बेटे ने ऐसा कहा, वी शुड बी प्रिपेयर फॉर द कमिंग बैड टाइम। हमें इस आर्थिक मंदी से निपटने के लिए, जो आने वाले समय के लिए, जो ख़राब समय आ रहा है उसके लिए हमें प्रिपेयर हो जाना चाहिए, उनके बेटे ने कहा। तो द मैन thought that since his son had been to college, read the papers and listen to the radio, तो उस आदमी ने सोचा, हॉट डॉग सेलर ने थॉट, देखिए थिंक थॉट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है क्योंकि पास्ट में काम हुआ है, जिसका मतलब होता है सोचना। तो उस आदमी ने ये सोचा कि देखो मेरा बेटा जो है वो कॉलेज भी गया है, वो न्यूज़पेपर भी पढ़ता है, रेडियो भी सुनता है, वो न्यूज़ के बारे में अवेयर है, तो वो शायद जो कह रहा है वो बात सही है, उसे इसका जो नॉलेज है उसको मुझे ऐसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, मुझे इसकी बात पर ध्यान देकर सुनना चाहिए। ही ऑट टू नो एंड हिज एडवाइस शुड नॉट बी टेकन लाइटली। अब देखिए ऑट टू और जो शुड है वो दोनों ही मॉडल वर्ब है, लेकिन ऑट टू जब हम यूज़ करते हैं या शुड यूज़ करते हैं वो किसी ड्यूटी या ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। ऑब्लिगेशन मतलब किसी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑट टू, जैसे मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ, जैसे शुड आप यूज़ करते हैं, यू शुड ईट योर वेजिटेबल, तुम्हें अपना वेजिटेबल खाना चाहिए या सब्जियां खाना चाहिए, ये माइल्ड रिकमेंडेशन है, तो हल्की सिफारिश के लिए। लेकिन ऑट टू कैसा है, जो स्ट्रॉन्गर सजेशन ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन, तुम्हारे जिम्मेदारी है, मतलब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तुम्हारी। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, मतलब तुम्हें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये एक स्ट्रॉन्गर सजेशन है। लेकिन यू शुड ईट वेजिटेबल एक है लाइटर माइल्ड रिकमेंडेशन है। तो ऑट टू स्ट्रॉन्ग सजेशन के लिए यूज़ होता है। तो ऑट टू नो मतलब है कि ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ होता है, जिसका मतलब है उसे पता, मतलब उसने पढ़ाई की है तो उसे पता है ये चीज़। तो जैसे कि हम इस तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं, आर यू श्योर देयर इज़ नो शुगर इन दिस कॉफ़ी। क्या तुम्हें पूरी तरह से आश्वस्त हो कि इस कॉफ़ी के अंदर शुगर नहीं है। तो सामने वाला कहता है ऑफ कोर्स आई ऑट टू नो आई मेड इट। हाँ, मुझे ज़रूर पता है क्योंकि मैंने ही इसे बनाया है। तो आर यू श्योर देयर इज़ नो शुगर इन दिस कॉफ़ी, ऑफ कोर्स आई ऑट टू नो आई मेड इट। तो इस तरीके से आप ऑट टू को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो है उसने सोचा सेलर ने कि उसका बेटा बाहर पढ़ा हुआ है कॉलेज में, वो न्यूज़पेपर पढ़ता है, वो रेडियो और न्यूज़ से अवगत है डे टू डे लाइफ के, तो वो जो भी कह रहा है उसके सजेशन सही हैं और उसे पता है, इसीलिए हमें उसकी इस बात को लाइटली नहीं लेना चाहिए और उसकी बात पे हमें विचार विमर्श करके उसकी बात को मानना चाहिए। So the next day the father cut down his order for the meat and buns, took down the sign and was no longer as enthusiastic। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होने वाला फ्रेजल वर्ब है कट डाउन। कट डाउन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के साइज़ को कम कर देना, रिड्यूस कर देना, रिड्यूस द साइज़, रिड्यूस द अमाउंट, रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ समथिंग, किसी की के जैसे कि क्वांटिटी को कम कर देना। तो जैसे कि हम कहते हैं ना कि मैंने अपने शुगर के खाने की क्वांटिटी को कम कर दिया है, मैंने शक्कर खाना कम कर दी है, तो आई कट डाउन माई शुगर इनटेक। या फिर आप कह सकते हैं कि तुम्हें अपने शुगर इनटेक को कम करना चाहिए, तो यू शुड कट डाउन योर शुगर इनटेक। या फिर डॉक्टर जैसे एडवाइस देते हैं, द डॉक्टर टोल्ड हिम टू कट डाउन ऑन हिज ड्रिंकिंग, मतलब जो ड्रिंक करता है उसको कम करना है तुम्हें, यहाँ पे कोई भी चाय कॉफ़ी को आपको कम करना है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, या कुछ फैटी फूड को आपको कम करना चाहिए। तो मैं फैटी फूड कम करने के लिए कोशिश कर रहा था, आई एम ट्राइंग टू कट डाउन ऑन फैटी फूड्स। तो फ्रेंड्स, कट डाउन जो है एक फ्रेजल वर्ब है जिसका जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ के साइज़ को रिड्यूस करना, अमाउंट को रिड्यूस करना। तो इस तरीके से छोटे छोटे सेंटेंस जब भी आप स्पोकन इंग्लिश में बोलते हैं,
इसे ज़रूर यूज़ करें। अब देखिए, तो उसने क्या किया, फादर ने अपने मीट, और जो मीट मंगवाता था और मांस मंगवाता था, बंस मंगवाता था, ब्रेड, तो वो उसने उसे साइज़ को कम कर दिया, उसने कम मंगवाया आइटम, और अपना जो साइन बोर्ड लगाया था उसने वो भी हटा दिया। और वो अब इतना उत्साह नहीं था, उसे लगा बेटा तो ऐसा बोल रहा है तो बिज़नेस मेरा ख़राब हो ही रहा है, बंद होने वाला है, तो मैं पहले से सतर्क हो जाऊँ। वेरी सून fewer and fewer people bothered to stop at his hot dog stand and his sale started coming down rapidly। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत जल्दी ही उसके जो यहाँ पर आकर लोग जो है स्टॉल पर आके बहुत कम मतलब कम आने लगे। और वो बॉदर्ड मतलब होता है चिंतित होना, किसी भी चीज़ से वरिड होना। तो क्योंकि उसने सब सेल आइटम को कम कर दिया था, तो जब भी वो जाता था, लोग आते थे, तो उनको सामान अच्छे से अवेलेबल नहीं होता था, धीरे धीरे उसका व्यापार में घाटा होना शुरू हो गया। तो बॉदर्ड जैसे उस वोकैबुलरी को कैसे यूज़ करेंगे, जैसे सेंटेंस बना सकते हैं, ही वॉज बॉदर्ड बाय द नॉइस ऑफ द कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और उससे उसे परेशानी हो रही। तो भी एक अनोइंग सिचुएशन है, वो डिस्टर्ब हो रहा है नॉइस से। या फिर आप सेंटेंस बना सकते हैं, शी वॉजंट बॉदर्ड बाय द क्रिटिसिज्म, मतलब वो क्रिटिसिज्म, किसी के भी जो मतलब जो एक दूसरे को नोकझोंक करते ना, उससे वो बिल्कुल भी किसी की छींटाकशी करना, उसे कहते हैं क्रिटिसिज्म। तो उसकी क्रिटिसिज्म से वो बिल्कुल भी वरीड नहीं है। या फिर हम किसी के रातों रात या कभी किसी को का दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो हम कहते हैं ना कि अरे मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया। तो इस वाले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे बॉदर्ड से, आई एम सॉरी आई बॉदर्ड यू, माफ़ करना मैंने तुम्हें परेशान किया। आई एम सॉरी आई बॉदर्ड यू, मतलब माफ़ करना मैंने तुम्हें परेशान किया। अब आगे देखते हैं, द फादर सेड टू हिज सन यू वर राइट, मतलब पिता ने कहा कि बेटा तुम सही थे, यू वर राइट, तुम सही थे। वी आर इन द मिडल ऑफ रिसेशन, मतलब हम जो है आर्थिक मंदी की अवस्था में हैं। उसके पिता ने कहा, क्योंकि उनका बिजनेस ठप हो रहा था धीरे धीरे, तो उसने कहा कि अच्छा हुआ हमने सब चीज़ें कम कर दी, क्योंकि हम मंदी की ओर जा रहे हैं। तो आई एम ग्लैड यू वॉन्ट मी अहेड ऑफ टाइम, मतलब मैं बहुत खुश हूँ। आई एम ग्लैड मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे पहले से ही समय रहते पहले सूचित कर दिया। तो ये एक ईडियम है, अहेड ऑफ टाइम। अहेड ऑफ टाइम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को अर्ली, प्रीवियस टाइम और प्रीवियस इन एडवांस में, बिफोर हैंड जो सूचित करना, किसी को पता लगाना। जैसे कि इससे सेंटेंस बना सकते हैं, शी रीड द रिपोर्ट अहेड ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर मीटिंग, उसने टाइम से पहले रिपोर्ट पढ़ ली और मीटिंग के लिए प्रिपेयर हो गई। या फिर कह सकते हैं, शी प्रिपेयर्ड मोस्ट ऑफ द फूड अहेड ऑफ टाइम, वो उसने बहुत सारा खाना टाइम से, समय से पहले ही बना लिया था। तो अहेड ऑफ टाइम को इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। वॉट मॉरल कैन बी टेक अवे फ्रॉम द अबव स्टोरी, मतलब आपने इस कहानी से क्या सीखा। टेक अवे मतलब क्या सीखा आपने इस कहानी से। द अबव स्टोरी फोर्सेस अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बीइंग इंटेलिजेंट वर्सेस बीइंग प्रूडेंट। फ्रेंड्स देखिए, इंटेलिजेंट मतलब होता है कि आप कितने ज़्यादा एबल हैं, कितने ज़्यादा क्विक लर्नर हैं। और प्रूडेंट मतलब होता है कि आप कितने विवेकपूर्ण हैं, आपके अंदर कितना विवेक है, कितना आपके अंदर क्लेवर हैं, आप कितने स्मार्ट हैं, कितने चतुर हैं। तो इंटेलिजेंट एक अलग चीज़ है, विवेक होना एक अलग चीज़ है। इंटेलिजेंट बताता है कि व्हाट इज़ द इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू बी क्विक लर्नर, ये आप कितनी जल्दी से कोई चीज़ को सीखते हैं। समबडी कुड बी हाईली इंटेलिजेंट बट मे हैव पुअर जजमेंट, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन उसका जजमेंट ये ज़रूरी नहीं कि उसका जजमेंट अच्छा हो। जजमेंट मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिसीज़न मेकिंग होना, आपका निर्णय लेने की क्षमता होना। तो वो इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि उसका डिसीज़न लेने का तरीका हमेशा अच्छा होगा, उसका डिसीज़न लेने का तरीका भी ख़राब हो सकता है। जैसे कि इस स्टोरी में हुआ, उसका पिता एक बहुत अच्छा सेल कर रहा था हॉट डॉग को, लेकिन बेटा बहुत एजुकेटेड था, लेकिन बेटे की बात पर आकर पिता ने अपने पूरे बिजनेस को रुइन कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो इंटेलिजेंट डिफरेंट चीज़ है, और बीइंग प्रूडेंट मतलब विवेकशील होना एक अलग चीज़ है, जिसमें स्मार्ट, क्लेवरनेस, चतुराई आता है। तो प्रूडेंट की जो सिनोनिम्स, वाइज, वेल जज्ड, स्मार्ट, क्लेवर, विवेकपूर्ण। तो ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म आर बोथ एक्सेप्शनल
इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑप्टिमिज्म मतलब होता है आशावादी और पेसिमिज्म मतलब होता है निराशावादी। दोनों ही एक्सेप्टेबल जो है, एक्सेप्शनल हैं कि कभी हम निराश होते हैं, कभी हमें होप होता है कि हाँ ऐसा हो जाएगा। दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव साइड हैं। मैनी टाइम्स पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस सबकॉन्शियसली टर्न आउट टू बी सेल्फ फुलफिलमेंट। और हमेशा इस तरीके के जब भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव के एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आशाएं रखते हैं, उम्मीदें रखते हैं, तो वो क्या होती है, फुलफिलमेंट हो जाती है। सेल्फ अपने आप ही वो चीज़ पूरित हो जाती है। तो हमेशा अपने विवेक का यूज़ करें। हमेशा ट्राई टू बी बीइंग प्रूडेंट। इंटेलिजेंट एक डिफरेंट चीज़ है और प्रूडेंट होना एक डिफरेंट चीज़ है। तो चूज़ योर एडवाइज़र्स केयरफुली बट यूज़ योर ओन जजमेंट। मतलब अपने जो एडवाइज़र जिससे भी आप परामर्श लेना चाहते हैं उसे ध्यान से चुनें, लेकिन अपने खुद के जजमेंट को, खुद के निर्णय को भी ध्यान से देखें और सोचें समझें। द ट्रेजिडी इज़ दैट देयर वॉज मैनी वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया हु वर लिविंग फेल्यूर। अब फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत ईडियम है वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया। अब देखिए ट्रेजिडी मतलब होता है कि दुर्भाग्य। तो ये दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पर बहुत सारे वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया हैं जो कि अपने असफलता की ज़िंदगी जी रहे हैं। वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया मतलब होता है फ्रेंड्स अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्स सब्जेक्ट नॉलेज, जिसके पास है बहुत वास्ट और कंप्लीट नॉलेज होता है किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, वो बहुत ही नॉलेजेबल होता है। जैसे कि कहते हैं ना, ही इज़ वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री। मतलब मिलिट्री हिस्ट्री में वो एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन था। तो वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया मतलब जिसका कि ज्ञान बहुत है, जिसके पास उसमें बहुत डिग्रीज़ हैं, उसके पास में नॉलेज है किसी क्षेत्र में। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका डिसीज़न मेकिंग बिल्कुल करेक्ट है, उसका डिसीज़न मेकिंग हमेशा सही है, वो एक गुड डिसीज़न मेकर है, ये नहीं है इसका मतलब। उसका जजमेंट सही है। तो ये दुर्भाग्य है कि बहुत सारे वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया जो ऐसे ही हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है, फेल्यूर है। तो जब भी आप अपना जजमेंट करें, किसी चीज़ का निर्णय लें, सोच समझ कर करें। ये इस पूरे स्टोरी में कहा गया है। अ पर्सन कैन एंड विल बी सक्सेसफुल विथ और विदाउट फॉर्मल एजुकेशन इफ़ दे हैव द 6 C's। अब देखिए फ्रेंड्स, कोई भी पर्सन के पास में यदि फॉर्मल एजुकेशन, स्कूली ज्ञान शिक्षा है या फिर नहीं है, तो वो सक्सेसफुल हो सकता है इन 6 C के कारण। अब ये 6 C's क्या हैं देखिए। कैरेक्टर यानी कि चरित्र, प्रतिबद्धता, कमिटमेंट यानी कि किसी को भी किसी चीज़ के लिए आप कमिटमेंट करना, उसे एक भरोसा देना। कन्विक्शन मतलब होता है डिटर्मिनेशन, दृढ़ विश्वास होना चाहिए उस व्यक्ति के भीतर। कर्टसी मतलब होता है कि शिष्टाचार होना चाहिए, उसके जो है व्यवहार अच्छे होने चाहिए। करेज मतलब साहस। और कॉम्पिटेंस मतलब उसके ऊपर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसके भीतर योग्यता होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं, उसने स्कूली ज्ञान नहीं पाया है, लेकिन उसके पास में ये 6 C's हैं, तो वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है। तो इन 6 C's को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें, अपनी लाइफ में लाएं और अपने चरित्रों में लाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ें। सो फ्रेंड्स, मैंने तो ये आपको अच्छे से सिखा दिया। इस एक सेंटेंस के जो इम्पॉर्टेंट वोकैबलरीज थे, ईडियम्स थे, फ्रेजल वर्ब थे, उसे किस तरीके से अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करना है वो भी समझा दिया। अब आपको इन सारी वोकैबलरीज को यूज़ करना है और अपनी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश को जो है आपको और कॉन्फिडेंट साउंड होना है, इसे यूज़ करना अपनी स्पोकन इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स, मुझे बस आपका एक सब्सक्रिप्शन चाहिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे इस तरह की वीडियो आपके लिए लाने का और आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में एक वैल्यू ऐड करने का। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इस तरीके की वीडियो लाऊं। और फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ ये है कि प्लीज़ यदि वीडियो अच्छी लगी है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया है, तो एक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी आपके फ्रेंड्स या फैमिली के मेम्बर इसका लाभ उठा सकें। फ्रेंड्स, इफ़ दिस वीडियो एड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ में। टिल देन, keep learning, keep watching, keep growing. Thanks for watching my videos.